दोस्तों, आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके अपने इस मंच पर जो वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है, वो आपको पसंद आ रही है। फटाफट से इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक को डिस्कशन किया है। आज उसके आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है कि भारत में मुद्रा तथा करेंसी। बात समझ आ रही है दोस्तों? भारत में मुद्रा तथा करेंसी, आइए देखते हैं। तो वर्ष 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई को दिया गया। यानी कि मुद्रा यानी जो पैसे वाली है या नोट वाली मुद्रा आप कह लीजिए, उसके निर्गमन का या उसको बनाने का अधिकार किसको दिया गया? आरबीआई को दिया गया। ये ठीक है। फिर है स्वतंत्रता पूर्व पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम तथा जॉर्ज सिस्टम के चित्र अंकित किए गए थे। यानी कि स्वतंत्रता के पहले जो पत्र मुद्रा बनाई गई थी, उस पर जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सिस्टम इसमें लिखा है दोस्तों, लेकिन सिस्टम नहीं सस्टम होना चाहिए था। सस्टम, ठीक है, सस्टम होगा कि चित्र अंकित किए गए थे। वर्ष 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के चिन्ह, यानी कि आज़ादी के बाद पत्र मुद्रा पर किसके स्तंभ आए? अशोक चिन्ह आया था। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ पत्र मुद्रा पर किस सन में यानी किस वर्ष में अंकित किया गया था? तो 1947 में। वर्ष 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र को 500 रुपए के नोट पर जारी किया गया था। यानी कि महात्मा गांधी के चित्र को 500 रुपए के नोट पर कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों वर्ष 1987 में। आगे चलते हैं। 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। जबकि अन्य नोट को कौन करता है? आरबीआई, ठीक है। और इस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं पर लिखा जाता है। यानी कि आरबीआई द्वारा जो नोट जारी की जाती है, उन नोटों पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 17 भाषाओं में वो लिखा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वित्त प्रणाली क्या होता है दोस्तों। वित्त प्रणाली तो यह संस्थाओं, आर्थिक साधनों तथा बाजारों का एक समूह होता है जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उनका कुशलतम एवं इष्टतम प्रयोग करने में, यानी कि अच्छे तरीके से उसको बढ़ाने में और उसको अच्छी तरह से प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय वित्त प्रणाली के 2 भाग होते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। उसके 2 भाग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुद्रा बाजार क्या होता है दोस्तों। वह बाजार या ऐसा बाजार जिसमें उच्च तरलता एवं बहुत कम परिपक्वता अवधि वाले वित्त साधनों का कारोबार होता है। यानी कि ऐसे समझिए कि जिसमें उच्च तरलता हो, यानी एक दूसरे के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो, उच्च तरलता हो, अच्छी तरीके से उसमें बिजनेस चल सके, एवं बहुत कम परिपक्वता यानी कि बहुत कम समय अवधि के लिए उन साधनों का कारोबार होता है। इन साधनों द्वारा रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? क्या करता है कि कौन तरलता नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है? अर्थव्यवस्था में तरलता लाता है। एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि तरलता की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है कि तरलता अधिक ना होने पाए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तरलता अधिक ना होना पाए, ठीक है। देखिए तरलता को अगर हम ऐसे समझें तो तरलता एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी संपत्ति को त्वरित व कुशलता से खरीदने या बेचने की क्षमता को व्यक्त किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इनके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? असंगठित मुद्रा बाजार, वो क्या होती है? तो ऐसी मुद्रा बाजार जिसकी गतिविधियां विनियमित नहीं होती हैं, जैसे चिट फंड हो गया, स्थानीय देशी बैंकर हो गया, साहूकार हो गए। अगला आपका क्या है तो देख लेते हैं। संगठित मुद्रा बाजार, तो इस बाजार की गतिविधियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एवं नियमित होती हैं, ठीक है। जो संगठित मुद्रा बाजार होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। ट्रेजरी बिल, तो यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से सरकार क्या करती है कि उधार लेती है
और इनका निर्गमन सरकार के लिए आरबीआई द्वारा किया जाता है, यानी कि कम समय अवधि के लिए, यानी कम समय के लिए प्रतिभूतियां होती हैं ट्रेजरी बिल, और इस ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार क्या लेती है कि उधार लेती है, और इनका जो जारी करती है वो जारी कौन करता है? आरबीआई के द्वारा। वर्तमान में आरबीआई के द्वारा 91, 182 तथा 364 दिनों के ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। कौन कौन से? 91, 162, 364। यह सरकार के लिए कम समय निवेश के रास्ते भी खोलते हैं, यानी कि कम समय के लिए सरकार इसमें क्या करती है? निवेश पैसे लगा सकती है, तथा बैंकिंग संस्थाओं के इसलार की ज़रूरत में क्या करती है? मदद भी करती है। ठीक है, इसलार क्या करती है? ज़रूरत में की मदद करती है। आइए अब देखते हैं जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र क्या होता है कि इस बैंक अपने ग्राहकों को अधिसूचित अवधि के लिए एक मतलब अधिसूचित दी गए समय के लिए निर्दिष्ट स्थिर ब्याज पर अपने तात्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। यानी कि ग्राहकों को अधिसूचित दिए गए समय के लिए क्या करती है? स्थिर ब्याज दर पर अपने तात्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। यह विनिमय तथा विपणन योग्य होता है, जो अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं द्वारा 1 से 3 वर्षों एवं बैंकों द्वारा 7 से 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो जमा प्रमाण पत्र होता है वो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है, और रिजर्व बैंक के द्वारा जो जारी किया जाता है वो कितने दिन के लिए किया जाता है? एक से भारतीय वित्त संस्थाओं के द्वारा किया जाता है तो 1 से 3 वर्ष, और अगर बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है तो 7 से 364 दिन, यानी कि 7 दिन भी हो सकता है या फिर 1 साल के लिए हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है, यानी कमर्शियल पेपर क्या होता है दोस्तों? तो यह एक असुरक्षित अल्पकालीन ऋण साधन होता है, जो निगमन या वित्त संस्थाओं द्वारा अपनी अल्पकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती हैं। यानी कि कमर्शियल पेपर एक ऐसा ऋण होता है, ठीक है, या कह लीजिए कि एक ऐसा ऋण लेने का साधन होता है जो वित्त संस्थाओं द्वारा अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। यह पत्र न्यूनतम 7 दिनों या अधिकतम 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। यानी अगर कोई प्रश्न आ जाए कि वाणिज्यिक पत्र जो है वो कितने दिनों या कितने वर्ष के लिए होता है, तो 7 दिनों तथा अधिकतम 1 वर्ष के लिए होता है। अब देखते हैं कि वाणिज्यिक, ठीक है, ये वाणिज्यिक लिखा है, ठीक है दोस्तों, ये वाणिज्यिक होगा, आप इसको ठीक कर लीजिए, ये वाणिज्यिक होगा, ठीक है, ये वाणिज्यिक होगा। ये वाणिज्यिक होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये वाणिज्यिक बिल ऐसा लिखित आदेश जो एक पार्टी द्वारा भविष्य की एक निश्चित तिथि को, यानी कि ऐसा आदेश जो एक पार्टी के द्वारा एक भविष्य की एक निश्चित तिथि को दूसरी पार्टी को भुगतान के लिए बाध्य करता है। यानी कि एक भविष्य में एक निश्चित समय दिया गया है, उस समय में दूसरी पार्टी क्या करेगी? उसका भुगतान करेगी। या अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं, ठीक है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, मर्चेंट बैंकों, सहकारी बैंकों तथा म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। वाणिज्यिक बिल जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका सहकारी बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, मर्चेंट बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं काल मुद्रा बाजार क्या होती है। तो यह एक अंतर बैंक मुद्रा बाजार है, जिसमें क्या होता है कि एक दिवसीय धन का लेन देन होता है, एक दिन का लेन देन होता है, जिसे ओवरनाइट ब्रोइंग भी कहते हैं। इसकी काल दर को रात भर की दर के रूप में जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस बाजार से उधार प्रतिभूतियां या बिना प्रतिभूतियों के भी लिया जा सकता है। यानी कि जो काल मुद्रा बाजार है उससे उधार प्रतिभूतियां या बिना प्रतिभूतियों के भी लिया जा सकता है। यहाँ से अधिकतम 14 दिनों के लिए उधार लिया जा सकता है। यानी काल मुद्रा बाजार से अगर कोई ऋण लिया जाता है तो वो अधिकतम 14 दिन, लेकिन दरें अलग अलग हो सकती हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक ऋण आवंटित करने के साथ ऋण लेते भी हैं, ठीक है। यानी कि जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होता है या सहकारी बैंक होता है, वो क्या करता है कि आपको ऋण देता भी है और ऋण लेता भी है। वहीं ऋण जीआईसी
और आरबीआई तथा नाबार्ड केवल ऋण आवंटन करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? वहीं आरबीआई और नाबार्ड क्या करती है कि केवल ऋण लेने का काम करती है। ठीक है, यानी सॉरी, कहने का मतलब है कि ऋण देने का काम करती है। बात समझ में आई दोस्तों? क्या करती है? वो देने का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं, है ना? बात समझ में आई? चलिए आ गई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए, ये हम लोग देख रहे थे काल, ठीक है, काल मुद्रा बाजार के अंतर्गत। ठीक है, तो एलआईसी हो गई आपकी, जीआईसी हो गई, यूटीआई हो गई, आरबीआई हो गई, तो नाबार्ड क्या करती है? सब ऋण देने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, ये ऊटी नहीं होगा, ये ऊटी नहीं होगा, ये आपका यूटीआई है। ठीक है, ये आपका यूटीआई है, यूटीआई। ठीक है, और ये आपका एलआईसी है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग एलआईसी कर लीजिए, एलआईसी, एलआईसी, यूटीआई, आईडीबीआई तथा नाबार्ड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड पेशेवर रूप से प्रबंध निवेश योजना है, यानी कि जो पेशेवर में लगे हुए हैं वो प्रबंध तरीके से अपना क्या करते हैं? एक पैसा लगाते हैं, जो आमतौर पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा चलाया जाता है, जो लोगों के पैसे का निवेश स्टाफ, ठीक है, जो लोगों के पैसे का निवेश स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों में कुशलता के साथ करता है, जिसमें जोखिम की संभावना बहुत कम होती है। यानी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जोखिम की संभावना बहुत कम होती है। भारत में 1963 में स्थापित यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रथम म्यूचुअल फंड कंपनी थी। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि प्रथम, भारत की प्रथम म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी थी? तो ये थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1963 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेपो तथा रिवर्स रेपो, जब कोई समझौते या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को भेजता है, यानी कि कोई समझौते करे या कोई विकल्प के साथ, यानी कोई शर्तों के साथ कोई प्रतिभूति किसी को भेजता है या देता है, तो वह उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा। यानी कि क्या करेगा? कुछ समय के बाद उसको क्या करेगा? उससे खरीद लेगा। तब इसे पुनर्क्रय विकल्प या रेपो कहते हैं। लेकिन जब कोई कर्ता क्या करता है? इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति करे, ठीक है, तो जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है, यानी खरीदता है, कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को बेच देगा, यानी बेच देगा उसे, तो क्या होता है? ये रिवर्स रेपो। ठीक है, भारत में रेपो तथा रिवर्स रेपो का प्रचलन आरबीआई तथा बैंकों के बीच किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगद प्रबंधन बिल क्या होता है? अल्प अवधि यानी कम समय के लिए जो बिल जिसका उपयोग केंद्र सरकार की तत्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो क्या होता है? नगद प्रबंधन बिल या फिर कैश मैनेजमेंट बिल होता है दोस्तों। और ये कितने दिनों का होता है? 91 दिनों से कम का होता है। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चलिए आइए देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो केंद्रीय बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति किसने दी थी? हिल्टन यंग आयोग द्वारा दी गई थी। रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। यानी रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई एक्ट, यानी कि आरबीआई ने क्या किया था? कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1 अप्रैल 1935। ये कह सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1949 का इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1947 तक बर्मा सरकार तथा वर्ष 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बंकर के रूप में भी कार्य किया है। आगे देखते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर जॉन बोल्ड स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण के समय जो इनके अध्यक्ष थे, वो क्या गवर्नर थे, वो कौन बदल गए थे? वो कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई का लेखा क्या माना जाता है? यानी पूरा उसका लेखांकन का वर्ष जो माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक के कार्य देख लेते हैं। यह पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। इसके तहत 2 रुपए से लेकर
10,000 तक के नोटों का निर्गम 1,000। ठीक है दोस्तों, ये 1,000 होगा। बात समझ में आई? इसके तहत 2 रुपए से लेकर 10,000 ही होगा दोस्तों। ठीक है, 10,000 तक के नोटों का क्या करती है, जारी करती है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करती है रिवर्स बैंक। और रिजर्व बैंक क्या करती है, बैंकों के बैंक के रूप में या बैंकों के अंतिम निर्णय डाटा की भूमिका अदा करता है। अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक का कार्य करते हैं। यानी कि जो बाहर से जो मुद्रा जो कोई निवेश करता है उसको क्या करती है, उसके भंडार का देख रेख करती है कि वो कहीं गलत तरीके से खर्च ना हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साख नियंत्रण के तरीके देख लेते हैं। बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुला बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन। तरलता समायोजन के अंदर आपके दो आएंगे, एक रेपो आएगा और एक रिवर्स रेपो आएगा। फिर आता है आपका परिवर्तनीय कोष अनुपात। इसके अंतर्गत दो आते हैं, कौन से, नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों समझे? चलिए आगे देखते हैं। गुणात्मक उपाय क्या होता है, तो न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, सह मापदंड निर्धारण और साख स्वीकृतिकरण योजना। ये क्या है, गुणात्मक उपाय है दोस्तों। अब देखते हैं बैंक दर क्या होती है। तो वह दर जिस पर रिवर्स बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः यह वह दर होती है जिस पर रिवर्स बैंक वाणिज्यिक बैंक को दिए गए दैनिक ऋण लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या करती है कि वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधिक ऋण देता है, यानी कि लंबे समय तक का ऋण देता है। यह दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। ये उधार होगा दोस्तों, बहुत मिस्टेक हो जाती है, उधार। ठीक है, उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है दोस्तों। ठीक है, बैंक दर। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन। फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए। थैंक यू।